गुड इवनिंग। स्वागत है आपका उत्तराखंड अपर पीसीएस आरओ एआरओ एफआरओ भी इसमें शामिल है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, एफआरओ वाले भी इसमें क्या कर सकते हैं, आप बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। और लोअर पीसीएस भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, यानी 4 के 4 जो कोर्स हैं वो एक ही फ्रेम में आपको मिल रहे हैं। तो जो अभी तक हमारा जो सिलसिला चला था वो डेमो का गेम चल रहा था, तो डेमो वगैरह हो गए हैं। आज हम प्रॉपर अपने जो है सिलेबस में आते हैं। दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से, एक प्रीलिम्स के हिसाब से देखते हैं और दूसरा मेंस के हिसाब से भी हम क्या करेंगे, इस पर आज चर्चाएं करेंगे, जो जो टॉपिक हम पढ़ेंगे। अब आपका कार्य क्या होगा, तो अभी से आंसर राइटिंग करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। आंसर राइटिंग कोई एक दिन में नहीं होती है। आंसर राइटिंग के लिए कम से कम मिनिमम 1 साल चाहिए, उससे पहले कार्य नहीं हो पाते हैं। धीरे 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 लिखते जाएंगे तो आपका जो है जो शार्पनेस है वो चीजें क्या होती हैं, बढ़ते हुए जाती। कोई कट पेस्ट करने का प्रयास ना करें। जब तक आप अपने माइंड को विकसित नहीं कर पाओगे तब तक मामला गड़बड़ हो पाता है, ठीक है। तो सोचना है और जो चीजों को सोच रहे हैं वही आपको वहां लिख भी देना है, और फिर उसके बाद उसको पुनः चेक कर लीजिए कि जो हमने जो लिखा है क्या वो सही है। फिर एक बार फिर सुधार कीजिए, फिर उसको क्या कीजिए, एक बार टीचर से उससे क्या कर लीजिए, कंसल्टेंस कर लीजिए कि भाई एक बार चेक कर दीजिए इसको, क्या हमारा सुधार आ पा रहा है या नहीं। जैसे आज मैं प्रश्न दूंगा तो उसमें बात करेंगे। तो आज हम प्रॉपर पहले चैप्टर की तरफ को बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने जो है आपको डेमो एमओ में जो भी पढ़ाया था वो पढ़ाया था इकोनॉमी की परिभाषाएं। और तो अब हम देखते हैं, देखो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है जो पढ़ने का तरीका होता है वो हमारा होगा मुद्रास्फीति से। मुद्रास्फीति का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन से हमें क्या करना होगा, आज चीजों को स्पष्ट करना होगा। तो एक बार जो बच्चे जुड़े हैं साउंड वगैरह एक बार स्पष्ट कर दीजिए, साउंड ठीक है, ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है, एक बार कमेंट कर देंगे, है ना। बाकी बच्चे कुछ कह रहे थे कि हमें जो है जॉब हब में है तो हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जो जुड़े हैं वो बता दें एक बार, साउंड वगैरह ठीक है, साउंड आ रहा है ना, क्लियर है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू, वेलकम योगिता जी आपका। चलो अब इन्फ्लेशन। अब देखो इसमें मेंस में बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं इन्फ्लेशन से। मेंस में जो प्रश्न पूछा जाता है वो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जो या मौद्रिक नीति जो समिति है उसकी जो है मेंस में पूछा जाता है कि मौद्रिक नीतियां कैसे जारी की जाती हैं, उनके उपकरणों की चर्चा की। अब यहां पर एक चीज मैं दोनों ही स्पष्ट कर दे रहा हूं, देखो लोअर में भी हम मेंस लिखने वाला ही है, ध्यान समझेगा कि मुद्रास्फीति से अगर आपसे प्रश्न बनेंगे तो यहाँ 50-50 वर्ड वाले बनते हैं, बस जो 50 वर्ड वाले हैं वही टर्मोलॉजी इसमें से पूछी जा सकती है, बाकी इसमें लंबा प्रश्न बनने का प्रयास है नहीं और जो है स्कोप भी नहीं है, ठीक है। तो देखो इन्फ्लेशन है क्या, फिर इसको समझिए आप पहले। मुद्रास्फीति क्या होती है, देखो परसों क्लास में हमने डिस्कशन किया था, डिस्कशन क्या किया था, उत्पादन, क्या किया था, उत्पादन किसका होता है, उत्पादन दो चीजों का होता है। उत्पादन सिर्फ दो चीजों का होगा, एक तो होता है आपका वस्तुओं का, गुड्स, और दूसरा क्या, सेवाओं का, वस्तुओं एवं सेवाओं का। तो हमने बताया था कि वस्तुओं का तो क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, क्या किया जाता है, उत्पादन, और सेवाएं जो होती हैं वो क्या की होती हैं, प्रदान की जाती है। अब वस्तुओं को देखो बेसिक चीजें होती है लेकिन समझना होता है वस्तुएं हैं क्या, जो भी आपको भौतिक रूप से दिखे। इसका मतलब क्या है कि किसकी फिजिकल अपीयरेंस हो, फिजिकल का मतलब क्या होता है कि भौतिक रूप से दिखनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, भौतिक रूप से दिखे। ये इसी को कहते हैं हम, क्या है, ये मूर्त है, क्या है, मूर्त। मूर्त का मतलब होता है टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब हुआ जिसको हम छू या महसूस कर सके। जैसे पेन आपको दिखा रहा हूं, ये भौतिक है, दिख रही है, इसको छू के आप क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी जो भी चीजें आपको दिख रही होंगी, कपड़ा दिख रहा है, चश्मा दिख रहा है, मोबाइल दिख रहा है, या ये स्किन दिख रही है, सब के सब क्या चीजें हैं, वस्तुएं हैं। इनका क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो ये क्या होंगी, मूर्त होंगी। मूर्त का मतलब होता है जो छू के हम क्या कर सके, महसूस कर सके। दूसरा सेवाएं, हमने क्या कहा, ये क्या की जाती है, प्रदान की जाती है, सेवाएं क्या की जाती है, प्रदान। तो इसका मतलब है भौतिक रूप से उपस्थित नहीं होती हैं, तो इसका मतलब ही हुआ ये क्या होंगी, आपका नॉन टेंजिबल होंगी, यानी अमूर्त होती है। क्या होती हैं, अमूर्त, क्या होंगे, अमूर्त। तो इकोनॉमी में दो ही चीज, उत्पादन या तो वस्तुओं का या सेवाओं का, आई बात समझ में।
अब यहां से मुद्रास्फीति की परिभाषा देखिए, देखो अब इन्हीं का देखो एक लाइन की परिभाषा पहले, वस्तुओं एवं, ध्यान समझेगा, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में लगातार बढ़ोतरी की दशा को संबोधित करती है। अभी तक जो पढ़ा होगा वो अलग पढ़ा होगा, अब जो पढ़ोगे वो अलग पढ़ोगे। अब यहां मैं कुछ स्पेशल शब्दों को लेकर आ रहा हूं। क्या कहा मैंने कि वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य लगातार बढ़ोतरी की दशा को क्या करती है, संबोधित करती है, क्या, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। अब देखो उत्पादन किसका होगा, सिर्फ वस्तुओं एवं सेवाओं का, इसलिए हमने क्या कहा था, इकोनॉमी में भाई साहब दो ही चीजों का होता है उत्पादन। और इकोनॉमी की जो हमने परिभाषा स्पष्ट की थी आपसे, तो उसमें भी यही कहा था कि उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की प्रक्रिया का स्टडी ही क्या कहलाता है, आपका अर्थशास्त्र कहलाता था। हमने क्या कहा, जब उत्पादन हो जाए तो उत्पादन के बाद अगला चरण क्या होना चाहिए, इसका वितरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन। और जब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो उसका क्या होना चाहिए, उपभोग भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उपभोग यानी कंजप्शन भी होना जरूरी। तो ये तीनों ही को हमने क्या कहा था, इसी को क्या कहते हैं हम, अर्थ व्यवस्था। क्या कह रहे थे इसको हम, अर्थ व्यवस्था। अब इसमें पहली चीज ये क्या आई, आप देखो, वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को जीडीपी कहते हैं, वो भी घूमेगा। हालांकि अभी हम जीडीपी की तरफ को नहीं जा रहे हैं। तो यानी हमने पहला चैप्टर चूज इन्फ्लेशन को क्यों किया, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, तर्क होंगे। ऐसा नहीं कि जो है रैंडम आप जो है कहीं से कूद के कहीं चले जाओ, तो वो आपके लिए क्या होगा, नुकसानदायक साबित हो सकता है। इकोनॉमी पढ़ने का या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का तरीका ही यह है कि जिस चैप्टर से अगले चैप्टर से लेना देना होता है, उस चैप्टर को पहला पढ़ा जाए। तो इसका मतलब है कि ये जो इन्फ्लेशन है, ये पूरी इकोनॉमी का क्या है, कोर एरिया है। तो पूरे इकोनॉमी के चैप्टर इस इन्फ्लेशन के इर्द गिर्द ही घूम रहे होंगे। इसलिए हम पहला चैप्टर क्या कर रहे हैं, आपका इन्फ्लेशन से शुरुआत। तो सबसे साधारण परिभाषा क्या निकली, समझ गए होंगे। देखो, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में अगर लगातार बढ़ोतरी की दशा हो रही है, तो उस दशा को संबोधित करती है क्या, आपकी इन्फ्लेशन। यह अर्थशास्त्र की सबसे साधारण परिभाषा हुई। इसे आम बोलचाल की भाषा में, इसे आम बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है, इसको महंगाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, महंगाई। अब आपने जो है एक वो आता भी है, देखिएगा, हालांकि ऐसे कोटेशन का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो है, सकी सैया तो खूब है कमार, महंगाई डाइन मार जात है। तो महंगाई जो है, ये जो है अर्थव्यवस्था में ठीक भी है एक स्तर तक, अभी हम बात करेंगे, लेकिन ज्यादा हो गई तो ज्यादा जो है इन्फ्लेशन आपको क्या करती है। तो अभी हमने शब्द का प्रयोग किया गया, महंगाई डाइन मार जाती है। और किसको मार जाती है, आप ध्यान से समझेगा। अब पूरी इकोनॉमी देखें, और इकोनॉमी को ही हमने सबसे पहले चुनाव क्यों किया पढ़ने के लिए, इसलिए चुनाव किया गया कि किसी भी प्रकार का एनी टाइप डेवलपमेंट हो, चाहे आपको आर्थिक विकास करना है, सांस्कृतिक विकास करना है, राजनीतिक करना है, सामाजिक करना है, पर्यावरणीय विकास करना है, या शैक्षणिक विकास करना है, कोई बिजनेस खोलना है, या आपको हमसे शिक्षा प्राप्त करनी है, तो पहली आवश्यकता क्या होती है, वित्त की होती है, पैसा की। और बिना पैसे से कुछ होता नहीं है अर्थशास्त्र, है ना। अब नेतागिरी भी करनी है, नेता भी बनना है, तब भी पैसा ही चाहिए। बिजनेस करना है तो भी पैसा चाहिए। आईएएस पीसीएस बनना है तो भी पैसा चाहिए। टीचर बनना है तो भी पैसा चाहिए। तो यानी किसी भी प्रकार का विकास करना हो तो पहली आवश्यकता क्या होती है, आपकी वित्त की होती है। अगर वित्त का आपके पास अभाव है तो आप उन विकास से क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। इसीलिए एक सिविल सर्वेंट को सबसे ज्यादा जो डेली टू डेली लाइफ में कार्य करना है, वो जो है वित्त पर ही कार्य करना है, क्योंकि उसी का उसका जो है मेन लेखा जोखा होता है। चाहे रेवेन्यू अधिकारी बनेंगे तब भी आपको कलेक्शन के लिए चाहिए होगा, आईएएस बनेंगे तो मैनेजमेंट करना पड़ेगा, एसडीएम बनेंगे तो भी आपको मैनेजमेंट ही करना है। तो सबसे बड़ा कार्य क्या है, इसी इकोनॉमी का है भी। तो अब क्या कहा
आम बोलचाल की भाषा में इसको क्या कहते हैं, महंगाई कहते हैं, लेकिन महंगाई हुई नहीं। शब्द इसके लिए क्या आता है, इन्फ्लेशन आता है। अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो भी बता दीजिएगा, मैं जो है बाइलिंगुअल ही इसको क्या कर दूंगा, डिक्टेट कर दूंगा। तो मैं टर्मिनोलॉजी पूरी पूरी क्या कर दूंगा, डिस्कस कर दूंगा, और बाकी आप जो है लिखते जाएंगे। तो ये सबसे साधारण परिभाषा थी। अब जो दूसरी जो टेक्निकल परिभाषा है, देखो अब आपको मैं आज से ही आंसर राइटिंग करवाने का भी प्रयास कर रहा हूं, देखिएगा, इसलिए मैं बोर्ड में आज अलग टाइप से लिख रहा हूँ। आप पहले मेरे से पढ़े भी होंगे, तो आपने मेरे से ऐसा सिविल नहीं पढ़ रखा है अभी। आपने सिर्फ या तो प्रीलिम्स में जुड़े होंगे मेरे से कभी, या आपने क्या किया होगा, यूके ट्रिपल एससी वगैरह फैक्ट वगैरह जो है पढ़े होंगे। तो फैक्ट और यहां से लेना देना अलग है, और आज मेरी इंपोर्टेंस भी आपको पता चलेगी। अभी तक जो पढ़ा होगा वो अलग चीज पढ़ी थी। अब देखो, जब भी आपको आंसर राइटिंग करनी होंगी, पहले मैं थोड़ा सा इसको जो है डिस्कस कर देता हूं, फिर आपको आंसर राइटिंग की तरफ बुलाता हूं। देखो मैं लिख कैसे रहा हूं, देखो यहाँ फ्लो चार्ट भी दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है। अब ये देखो फ्लो चार्ट में बना दिया मैंने। अब एग्जामिनर इतना ही देखना चाहता है, देखिए वस्तुओं का क्या होता है, उत्पादन होता है, वो समझ गया है। वस्तुएं क्या होती हैं, भौतिक होती हैं और अमूर्त होती हैं, ऐसे डिजाइन बना दो। ऐसे ही दूसरा हमने क्या कहा, सेवाओं का क्या प्रदान की जाती हैं, ये क्या होती हैं, अमूर्त होती हैं। देखिए अब लिखते समय दिख रहा है आपको एक अलग जो है खांचा दिखना शुरू हो गया है, और यहाँ पर आपने एक शॉर्ट कॉर्नर में क्या कर दिया है, अर्थव्यवस्था को डिफाइन कर दिया है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन होता है, फिर क्या होता है, वितरण होता है, फिर क्या होता है, आपका उपभोग होता है। तो डिजाइन देखिए बढ़िया मिल गया है, और एग्जामिनर से आपसे इतना ही उसने पूछा इन्फ्लेशन क्या है, डिफाइन कीजिए, और आपने लिख दिया। 50 वर्ड में जो है 5 नंबर का होता है, तो 3 से 4 नंबर दे देगा। अगर आप कहानी अगर आप कुछ भी लिख देंगे तो मामला बिल्कुल फंसेगा। यहां एग्जाम अलग है, यूनिवर्सिटी का लेवल का एग्जाम नहीं है। थोड़ा सा ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी होती है, अब आप जुड़े हुए हैं तो आपको राइट पाथ पर ले जाना वो मेरा कर्तव्य है। सिर्फ आपसे फीस लेना ही मेरा कर्तव्य नहीं है। मेरा कर्तव्य क्या है कि जो सिविल सेवा के मानक हैं तैयारी के, उन मानकों में मुझे खरा उतरना है पहले, फिर जाके आपको उस रास्ते में क्या ले जाना है, सही रास्ते पर, ट्रैक पर ले जाना है। तो यहां पर यही चीज हमें क्या करेगी, आपको अन्य सिलेबस या अन्य जगह कोचिंग जो करते हैं उनसे क्या करेगी, आपको अलग करेगा और अलग करवाएगी भी, ये भी गारंटी है। और जब तक आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी मेरे साथ इसमें पढ़ेंगे तो देखेगा इसके आप जो है बहुत ही अगर मेहनत करेंगे तो बहुत शार्पनेस में पहुंच चुके होंगे, ताकि आगे आपको कोई भी समस्या ना आए। देखिए तो समझ गए, देखो कैसे लिखना है। इतने में समाप्त कर दीजिए, 50 वर्ड, अभी 50 वर्ड हुए नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बाद एक परिभाषा और आती है। ये तो सबसे साधारण परिभाषा है, लेकिन असली परिभाषा क्या होती है इसकी, मुद्रास्फीति में। देखो अब मुद्रास्फीति में मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी की दशा को संबोधित करती है। अब अगली परिभाषा जो मेन है यही है। अब आपका सिविल सर्वेंट होने के नाते आपको इस परिभाषा पर विशेष क्या करना है, फोकस करना है। ये तो लिखो ही लिखो, ये तो सबसे साधारण है ताकि एग्जामिनर को आपको समझाना है, लेकिन एक टेक्निकल शब्द का भी प्रयोग करेंगे। यहां लिखा हुआ है मुद्रा की क्रय क्षमता, यानी परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी में क्या कर रहा है, ये लगातार कमी की दशा को क्या करता है, संबोधित कर रही। अब इसको कैसे समझा हम भाई, ये परचेजिंग पावर क्या है, इसको देखिए। अब मुद्रा की क्रय क्षमता, मुद्रा की क्रय क्षमता, बिल्कुल इस चीज को दिखाना है आपको। देखो यहां दिखाइएगा मुद्रा की क्रय क्षमता, तो 2-3 एग्जांपल से दिखाएंगे आप। जैसे किसी का एग्जांपल दिखाइए, 2023, 2024, 2025, तो 3 ईयर से आप तुलना करेंगे, तब जाके आपको जो है ये चीज स्पष्ट हो पाएगी। देखो 2023 में मान के चलेगा 1 केजी, ये ज्यादा फ्लैक्चुएट जो कर रहा है उसी की बात कर रहा हूं, टमाटर ये करता है ज्यादा फ्लैक्चुएट, या प्याज करते हैं या तेल हेल करते हैं। 1 केजी टमाटर की कॉस्ट थी 20 रुपए। कितने थी, 20 रुपए, ठीक है। तो यानी 20 रुपए में हम 2023 में कितना, 1 केजी टमाटर लेके आते थे। अब 2024 में 1 केजी टमाटर की जो कॉस्ट है वो हो चुकी है आपकी कितनी, 40 रुपए। और 2025 में यही 1 केजी जो टमाटर है
और ये हो चुका है आपका कितना, मान के चलिए कि 60 रुपीज। अब इन्फ्लेशन में हो क्या रहा है इस चीज को समझना है, ठीक है, यहां ध्यान समझिएगा। पहले हमने 3 ईयर लिए और इसमें तुलनात्मक दिखा रहे हैं आपको 2023, 2024, 2025। 2023 में 1 केजी टमाटर है कह रहे हैं 20 रुपए, और 2024 में 1 केजी टमाटर है 40 रुपए का, और 2025 में 1 केजी टमाटर है 60 रुपए। अब यहाँ मुद्रा की क्रय क्षमता से क्या लेना देना है? मुद्रा की क्रय क्षमता का मतलब लेना देना ये होता है कि अगर आपसे अभी इंपैक्ट पूछेगा, भाई इंपैक्ट क्या हुआ, भाई आपकी आय तो नहीं बढ़ी ना, इन्फ्लेशन बढ़ा है किसी कारण से, वो मांग जनित था या लागत जनित था या स्ट्रक्चरल था, वो बात की बात है, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। लेकिन आपकी आय मान के चलिए अभी भी आपके पास इसी 20 रुपए में, आज के इस डेट में देखो, अब पहले तो आप 20 रुपए में कितना ला रहे थे, 1 केजी ये लिया रहे थे, है ना। अब आपके पास आय कितनी है, कह रहे हैं 20 रुपए थे, ये 20 रुपए बचे। अब 2024 में आपको इसी 20 रुपए में अगर टमाटर लाना हो, आपकी आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो देखिए कटौती हो जाएगी, कितना हो जाएगा, आधा केजी। कितना आ रहा है, जहां 20 रुपए में आप 2023 में 1 केजी टमाटर लाते थे, वहीं अब इस 20 रुपए में अब कितना आ रहा है आपका, आधा केजी। और वही 2025 में जाइए तो 2025 में भी 20 रुपए में लाना है, यहाँ 20 रुपए कांस्टेंट रखिए आप, आपकी आय में बढ़ोतरी नहीं हुई है, आपको 20 रुपए में खरीदना है। तो अब आप देखिए क्या इतना ले आएंगे, नहीं, अब आप सिर्फ कितना ला सकते हैं, 250 ग्राम ही ला सकते हैं, 250। तो देख रहे हैं जहां 20 रुपए में 1 केजी टमाटर आ रहा था, अब 20 रुपए में आधा केजी आया, अब कितना आ गया देखो, 250 ग्राम आ गया। अगर हो जाए कि इस बार 2026 में स्थिति ये हो कि 1 केजी टमाटर की कॉस्ट जो हो जाए वो हो जाए कितनी, 80 रुपीज हो जाए, तो अब आप 20 रुपए में ही इसी 20 रुपए में लेना हो तो अब आपको कुछ नहीं मिलेगा, 0 केजी। जहां 1 केजी, आधा केजी, 250 ग्राम, 0 केजी, कुछ आ ही नहीं रहा है। ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, यही कर रहा है मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी। क्रय क्षमता का मतलब क्या हुआ है कि हम कितनी चीज खरीद सकते थे, पहले ज्यादा आ रही थी, यानी 1 केजी में 20 टमाटर आ रहे थे, अब आधा केजी में 10 टमाटर आ रहा है, देखो कम हो रही है ना क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होते जा रही है। फिर 5 दाने आए, फिर कोई दाना आया ही नहीं, अब बस की नहीं है, 20 रुपए भी तो है, मेरे पास तो आए 20 रुपए है, अब 20 रुपए में कोई टमाटर का एक दाना ही नहीं आया है, तो मैं क्या करूंगा, बेचारा गरीब बेचारा इसमें जो है बड़ा बुरा ही क्या होता है, प्रभावित होता है। तो इसलिए हमने क्या कहा, सकी सैयात खूब है कमाद, महंगाई डायन मार जाता है। आप समझ रहे हैं, अब महंगाई अगर हो जाए तो महंगाई जैसे जैसे बढ़ती है तो ऐसे में क्या होता है, गरीब की जो थाली होती है उस थाली में से उसके खान पान में क्या होना शुरू हो जाता है, कटौती होनी शुरू हो जाती है, यानी उसकी थाली जो है महंगी होते जाती है। अगर वो जहां तक एफर्ट कर सकता है वहां तक तो खाएगा, और जहां से वो एफर्ट नहीं कर पाएगा तो उन वस्तुओं को क्या कर देता है, वो प्रतिस्थापित कर देगा। अब टमाटर आ ही नहीं रहा तो बिना टमाटर की सब्जी बनाएगा, है ना। अब प्याज भी नहीं आएगा तो भाई खाली तेल डालो और जो है जीरा का छरका लगाओ, बस बन गई सब्जी। और सस्ता है तो उसमें प्याज भी पड़ेगा, टमाटर भी पड़ेगा, लहसुन भी पड़ेगा और भी मसाले भी पड़ेंगे। अब ये चीजें सब महंगी होती जाएं, अब गरीब के पास आई ही नहीं है तो बेचारा कहां से लाएगा, लाएगा नहीं लाएगा, तो उसकी थाली से ये चीजें क्या हो जाती हैं, इन्फ्लेशन के प्रभाव में ऑटोमेटिक क्या हो जाती हैं, गायब। आ रही बात समझ में। अब मुद्रा की क्रय क्षमता में क्या कहा हमने, कमी की दशा को ही, मुद्रा की क्षमता में क्या आ रही है, हाँ, कमी की दशा को ही हमने क्या कहा था, इन्फ्लेशन कहा था, और ये आपको स्पष्ट आ रही है। अब यहां अगला पॉइंट लिखेगा, देखो ऐसे दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है वहां, जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे मुद्रा की क्रय क्षमता, क्रय क्षमता शून्य हो जाती है, क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, वह मुद्रा उसे सीधे लिखे, उसे अर्थव्यवस्था से बाहर कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। अब कह क्या रहे हैं, देखो जैसे जैसे किसी मुद्रा की परचेजिंग पावर क्या हो गई, परचेजिंग का मतलब खरीदने की क्षमता, वो क्या हो जाए, शून्य हो जाए, 0 हो जाए, तो ऐसे में उस अर्थव्यवस्था, उस मुद्रा को क्या कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था से क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल
आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा पहले 5 पैसे का सिक्का, याद है, 10 पैसे का सिक्का, 20 पैसे का भी आता था, फिर क्या आता था, 50 पैसे का सिक्का, और फिर 1 रुपये का सिक्का। अब देखिए ये 5 पैसे में पहले कुछ आ जाता होगा, एक आध टॉफी वगैरह आपके पूर्वजों के जमाने में। अरे आप लोगों ने देखा है 5 पैसे का सिक्का है कोई इसमें? होंगे एक आध तो नहीं देखा है? 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा तो देखा ही होगा, 50 पैसे का सिक्का तो सभी ने देखा होगा। खैर, और ये 50 पैसे में पहले जो है 1 रुपए में 2 टॉफी आती थी, तो 50 पैसे में एक कोई वस्तु आ जाती थी। तो अब इस 50 पैसे में क्या हो रहा है, कुछ आ नहीं रही है, यानी उसकी परचेजिंग पावर क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। इसीलिए इन सिक्कों को क्या कर दिया है, अर्थव्यवस्था से बाहर कर दिया। और आपने देखा भी होगा जो 1 रुपए का सिक्का है या जो 5 रुपए का कॉइन्स है, अब 5 रुपए का सिक्का, रुपए का लिख देते हैं, 5 रुपए का जो कॉइन था वो पहले जरा मोटा गट्टी वाला आता था, और 1 रुपए का सिक्का भी क्या था, साइज उसका क्या था, बड़ा था ऐसे। अब वो साइज कितना हो चुका है, छोटा हो चुका है। और वो 5 का भी गट्टी जो है जिसमें तांबा लगता था, उसमें जो है हल्की परत वाला बना दिया है। क्या कारण है क्या? अब देखो आपने देखा होगा दुकानों उकानों में वगैरह, भाई ये छोटा सिक्का है, ये जो है फर्जी सिक्का है, इसको हम नहीं लेंगे। अरे प्रभु ऐसा कुछ नहीं है, वो सब जो है चलन में है। इन प्रभाव के कारण उनका कॉइन्स का साइज भी क्या हो रहा है, छोटा छोटा। अब भाई 1 रुपए में जितना मेटल आएगा उतना ही मेटल तो लगाया जाएगा इसमें। अब 10 रुपए का मेटल थोड़ा 1 रुपए के सिक्के में लगा दिया जाएगा, जितना जो है मेटल आ सकता है 1 रुपए में उतना ही मेटल उसमें यूज भी किया जाता है। इसीलिए देखा होगा इन्फ्लेशन के प्रभाव के कारण इनके कॉइन्स क्या हो चुके हैं, साइज छोटे हो चुके हैं, या जिनसे कोई वस्तु आ नहीं रही है तो उनको सीधे क्या कर दिया है, आपने अर्थव्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। तो ये है आपकी इन्फ्लेशन की परिभाषा, और ये परिभाषा में आए। अब यहां से देखते हैं इन्फ्लेशन का प्रभाव, इंपैक्ट, प्रभाव। तो इन्फ्लेशन का प्रभाव जो है हमारे सीधे सीधे से देखेगा किस पर दिखना शुरू हो जाता है, बजट पर दिखना शुरू हो जाता है। तो इन्फ्लेशन का प्रभाव दिखाई देता है। अब बजट की तो बात है, यानी बजट को ये जो है बहुत तरीके से क्या करता है, यह आपको प्रभावित करेगा। लेकिन यहां पहले चीज समझे कि इस प्रभाव में हम 2 वर्ग को रखते हैं, देखिएगा, तो इससे आपकी चीज और स्पष्ट हो जाती है। तो यहां हम सीधे एक चीज देखते हैं, समाज। क्या देखेंगे, समाज, समाज नहीं समाज, सोसाइटी। सोसाइटी में मेनली 2 वर्ग है, हमने 2 क्लासिफिकेशन रख रखा है। एक क्लासिफिकेशन है आपका कौन सा वाला, गरीब का, और दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है एक रिच वर्ग रहता है, एक मध्यम क्लास भी रहता है लेकिन प्रभावित वो भी रहता है, लेकिन हम 2 ही वर्ग रख रहे हैं। ये अमीर में अमीर हो गया, गरीब में गरीब हो गया। अब गरीब का मतलब क्या है, गरीब का मतलब होता है कि जो अपनी बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर पा रहा। क्या करे हैं, बेसिक आवश्यकताओं का मतलब क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, रहना, पानी, स्वच्छ जल, शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह, अगर उसको ये चीजें उपलब्ध नहीं हो रही हैं तो उसको गरीब कहा जाएगा। अमीर का मतलब क्या है, जो बेसिक जरूरतों में क्या है से ऊपर है, उसको क्या कहते हैं आप, अमीर लोग भी कहते हैं। क्या कर रहे हैं, कमेंट में कुछ देख लेते हैं। अच्छा यहाँ 10 का क्वेन, 10 का क्वेन को जो है ना, मामला क्या आ रहा है वो जो है 10 रुपए लिखा रहता है, ऐसे अगर एरो डाल रखा है तो उसको कहते हैं वो जो है फर्जी है करके ना। वो एरो बनते समय हो सकता है कि जो है जब कटिंग होती है ना इनकी, टकसाल में जब ढाला जाता है तो टकसाल में हो सकता है वो लाइनिंग पड़ी रह जाए, तो उस चक्कर में कह देते हैं फर्जी है, लेकिन वैसा हो नहीं कुछ। ठीक है, क्वाइंस में कौन फर्जीपना कर पाएगा, और फर्जीपना करना है तो वो तो करेंगे तो नोट्स में करेंगे ना, 500 इस वाले में जो बनाना है। तो देखो अब आप कुछ समझिए कि भाई जो चोर होगा क्या वो छोटी चोरी करेगा या बड़ी चोरी करेगा, बड़ी चोरी करेगा ना। अब 10 रुपए का अगर उसको 10 का सिक्का बनाना हो, अब ये तो कॉमन चीज है, कॉमन चीजें अभी भारतीय लोग नहीं समझ पा रहे हैं। भाई जब उसको 10 का सिक्का कितने बनाने पड़ जाएंगे अगर उसको फर्जी बनाना हो, तो उसमें तो लागत बहुत आ जाएगी ना, वो एक आध कोई लेगा। इससे अच्छा अगर बनाना ही है, चोरी करनी है, तो क्या करे, 500 का नोट बनाइए, और 500 को चल गए तो आपको फायदा क्या होगा, अनलिमिटेड होगा। अब इसलिए तो कह रहे हैं जहां रिस्क ज्यादा, इकोनॉमी यही तो सिखाएगा आपको, जहां रिस्क ज्यादा तो वहां प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, जहां रिस्क ज्यादा वहां प्रॉफिट ज्यादा। चाहे खतरा होगा, डूब भी सकते हैं, लेकिन फायदा जहां रिस्क होता है वहीं ज्यादा। ठीक है, प्रभाव। अब इस इन्फ्लेशन का सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है इस गरीब वर्ग पर।
अब इसलिए हमने क्या लिखा वहां बजट पर दिखाई देता है, क्या लिखा है, जब सरकार बजट जारी करेगी, लिखो आप देखो, इसलिए हमने क्या कहा कि पहले इन्फ्लेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे कि बजट में उन्हें सरकार ने इस अमीर वर्ग के लिए क्या प्रावधान किए और गरीब वर्ग के लिए क्या प्रावधान किए, तब जाके स्पष्ट आप चीजों को समझ पाएंगे। ये जो है रटने का एग्जाम नहीं है, समझ रहे। सिनेरियो, थोड़ी सी दवाई क्या होती है, कड़वी होती है, लेकिन दवाई को क्या करिए, पीते जाइए, ठीक है। अब जैसे जैसे कड़वी दवाई जो है लेते जाएंगे, नीम को लेते हैं तो स्वास्थ्य के लिए बढ़िया होता है ना। अब रसगुल्ला खाएंगे तो रसगुल्ले से क्या होगा, उस समय तो मीठा लग रहा है, लेकिन लॉन्ग समय में क्या करेगा आपका, वो डायबिटीज इसका कारण बनेगा, मोटापे का कारण बनेगा। तो उसका कारण बनना है या पहले से ही नीम खाना है, पहले से ही नीम खाइए, है ना, ताकि चीजें बाद में जो है लंबे समय के लिए नुकसानदायक साबित ना। आई बात समझ में। तो यही हमारा क्या है, पर्पज भी आपको दिखेगा कि हम कहां से आपको कहां की चीजों को कनेक्ट कराना सिखाएंगे। सिर्फ आप राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय आय पढ़ा दो, वो इकोनॉमी हो गई, वो है ठीक है, अपना लेवल का होता है, लेकिन आपको तो एग्जाम इसके बाद प्रीलिम्स से ही थोड़ी होगा। आपका एग्जाम फाइनल कौन सा होना है, जब तक आपका इंटरव्यू फाइनल नहीं हो पाता है तब तक जो है आपका संघर्ष चला रहता है। फाइनल डिग्री यहाँ जो मिलेगी वो इंटरव्यू के बाद मिलती है, चाहे आपने कितने प्रीलिम्स निकाल रखे हैं, कितने मेंस निकाल रखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ेगा जब आपको जो है इंटरव्यू कॉल आ जाए, इंटरव्यू से बाद जो है आपको जो है वहां से ज्वाइनिंग लेटर आएगा, तब आपको गोल्डन डिग्री मिलती है। बहुत बढ़िया डिग्री होती है वाली गोल्डन डिग्री, ऐसी डिग्रियां कोई देता नहीं। ये डिग्रियां क्या है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएससी देते हैं, और वो डिग्री का जो है मजा ही कुछ अलग है। और वो उस डिग्री का अगर आपको मजा लेना है तो लंबी रेस का घोड़ा और कॉन्सेप्चुअली पढ़ना अभी से शुरू करो, और डेफिनेटली वो डिग्री आपको मिलेगी, है ना। यही हम शुभकामनाओं के साथ आपके साथ शुरू भी कर रखा है। तो अब मामला देखो, क्यों यहां पर हमने गरीब और अमीर, भैया अमीर के लिए क्या समस्या, अमीर के लिए कोई समस्या नहीं है। अब जितनी भी इकोनॉमी में आपने पॉलिसी देखी होंगी, योजनाएं देखी हैं, या बजट में जो योजनाएं आएंगी, आपने देखा है कि वो अमीर के लिए है। जो पीडीएस के माध्यम से आपके आएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, क्या वो अमीर लोगों के लिए है। अगर स्वास्थ्य वगैरह जो सरकार दे रही है, क्या अमीर के लिए है। शिक्षा दे रही है, क्या अमीर के लिए है। अगर बूढ़े लोगों को ट्रांसपोर्ट में जो है सुविधा दी जा रही है तो किसके लिए है, अमीर के लिए या गरीब के लिए, गरीब के लिए। क्यों है गरीब के लिए, क्योंकि जो प्रभाव जो है वो सबसे विपरीत प्रभाव किस पर पड़ रहा है, इसे गरीब वर्ग पर पड़ रहा है। इसीलिए बजट बनाते समय यही ध्यान रखा जाता है कि भाई इन्फ्लेशन किस दर से बढ़ रहा है, और इसका हमें अपने जो लोग हैं गरीब लोग, इनको कैसे जो है आर्थिक सुनिश्चितता प्रदान की जा सकती है। तभी उसमें क्या किया जाता है, इसको टारगेट भी किया जाता है कि भाई गरीबों को विशेष ध्यान रखिए। देखेगा तो उसमें जो है ये योजना किसानों के लिए, ये सौर योजना, इसमें सब्सिडी देंगे, उसमें ये देंगे। क्यों, क्योंकि उसके बाद क्या होती है, जो आय होती है गरीब की, वो क्या होती है, निश्चित आय होती है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उसकी आय जो है विपरीत रूप से क्या हो जाती है, प्रभावित। तो इसलिए गरीब पर क्या करें, सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। किससे पड़ता है, सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव वो किस पर पड़ता है, आपका गरीब पर। क्यों ऐसा, की आय, इस की आय, आय का मतलब इनकम क्या होती है, निश्चित होती है। क्या होती है, निश्चित होती है। जब आय ही ज्यादा नहीं बढ़ी, आय बढ़ेगी नहीं, तो अभी हमने एग्जांपल से दिखाया था आपको कि जो है 20 रुपए में टमाटर लाने हैं, 20 रुपए में कुछ चीज आई नहीं रही है, तो वो गरीब बेचारा टमाटर भी नहीं खा पाएगा। अब अमीर पर क्या करें, विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान समझिएगा, क्या कहा यहां, विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, अधिशेष राशि होती है। क्या होती है, इस वर्ग के पास अधिशेष राशि है। अधिशेष राशि का मतलब क्या है, सरप्लस करेंसी, क्योंकि अमीर के पास पैसा क्या होता है, ज्यादा। अब जिन चीजों में मान के चलिए कि भाई खाद्यान्न मुद्रास्फीति उत्पन्न हो रही है, अभी हम मुद्रास्फीति का प्रकार पढ़ेंगे, खाद्यान्न क्या होती है, आयातित क्या होती है, सब मैं पढ़ा दूंगा। पहले इस चीज को समझिए, इंपैक्ट, फिर उसके बाद हम कारण जानेंगे कि इन्फ्लेशन का जो है कारण क्या है, फिर उसके बाद हम जानेंगे इसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, अब ध्यान समझो, पहले अमीर के पास हमने क्या कहा, कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इस वर्ग के पास क्या है, अधिशेष राशि। अधिशेष राशि का मतलब क्या है, इसकी आय क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अब जिन चीजों में जो है इन्फ्लेशन बढ़ा, तो ये क्या करेगा, अपनी जो अतिरिक्त राशि थी, इस अतिरिक्त राशि को क्या कर देगा, वहां निवेश कर देगा।
क्या कर देगा, अतिरिक्त राशि को उन मदों में क्या करता है, निवेश करता है, जिससे कि जो इन्फ्लेशन का प्रभाव उसका क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। इसका तो न्यूट्रल हो जाएगा और इसको क्या हो जाएगा, आपका नुकसान पहुंचता रहता है। तो पहला प्रभाव समाज को ले लिया आपने। दूसरा, ये प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जाता है, मैं देखो जहां पर प्रश्न प्रीलिम्स के हैं वहां प्रीलिम्स लिख दे रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा गया है प्री में, ये पूछा गया है कि मुद्रास्फीति में ऋण लेने वाले को फायदा एवं ऋण देने वाले को घाटा होता है। ऋण लेने वाले को फायदा और ऋण लेने वाले को क्या, लिख दिया लेकिन पढ़ा नहीं रहा हूं मैं बैंकिंग सिस्टम से। तो बैंकिंग चैप्टर का भी लेना देना अब किससे है, इन्फ्लेशन से। देखो इन्फ्लेशन यानी हर चैप्टर में जो है एंट्री करेगा। इन्फ्लेशन समझे तब जाके बैंक समझे। अब कारण क्या है, देखो हमने क्या कहा, ऋण देने वाले को घाटा है और लेने वाले को फायदा। जैसे मान के चलिए कि मैंने आपको 10,000 रुपए दिए थे, ऐसे समझना है। आपने ऋण लिया, मैंने आपको 10,000 रुपए दिए थे। अब इन्फ्लेशन उत्पन्न हुआ, उस 10,000 की कॉस्ट हो गई है 12,000। अभी दिख रहा था ना टमाटर में, देखिए कि वही 1 केजी टमाटर लाने के लिए हमको 80 रुपए देने पड़ जा रहे हैं, तो अब 1 केजी आ पा रहा है। और उस समय आपने मेरे से 10,000 रुपए लिए थे, अब वो केजी जो है बढ़ चुका है। अब आप मुझे जब वापस करोगे तो कितना करोगे, 10,000। यानी 4 साल बाद अगर आपको वापस करना पड़े, मुझे कितना करेंगे, 10,000 वापस करेंगे। जबकि इन्फ्लेशन के कारण उसकी कीमत कितनी थी, कह रहे हैं 20,000 हो सकती है। देखो ये इकोनॉमी है, इकोनॉमी को बहुत अच्छे से समझिएगा। अब जैसे ये बीमा कंपनी वाले हैं ना, या कोई भी हो, ये इसी कारण से जो है मूर्ख बना जाते हैं। देखो जैसे जो इन्फ्लेशन है ना, जो इन्फ्लेशन का प्रभाव हो रहा है, मुद्रास्फीति हो रही है ना। अब अगर इस इन्फ्लेशन को आप देखेंगे, पहले आपने देखा होगा, आज से 2005 की कहानी आ जाओ, 2005 करीब आ जाइए आप। 2005 में आपने देखना कि आर्मी वालों की जो सैलरी थी, अब इसको मैं थोड़ा सा आगे कर दे रहा हूं, ये तो आपका लेना देना हो गया। आर्मी वालों की जो सैलरी जो थी वो कितनी थी, 5,000 रुपए हुआ करती थी। और उस समय उस 5,000 रुपए में से भी लेता था, क्योंकि उस समय इन्फ्लेशन बहुत सस्ता था, यानी वस्तुएं सस्ती आ जाती थी। यानी 1 रुपए में 4 टॉफी तो खाओ आराम से जम के, समझ रहे हैं। और आज वही सैलरी करीब 70-80 हजार रुपए हो गई है, तब भी पैसा नहीं बच रहा है, तब भी उतना ही बच रहा है जितना जो है पहले बचता। अगर उस रेशियो को लें तो यानी जो आप पहले का 10 रुपए का सिक्का था, वो आज देखोगे तो 100 रुपए के बराबर है। देख रहे हैं कितने के बराबर, 100। अब आपको अगर मेरे से आपने ऋण ले रखा होगा तो आपने मुझे 10 वापस करोगे ना, मुझे 90 का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए क्या कहा, टर्म मुद्रास्फीति में ऋण लेने वाले को फायदा एवं ऋण देने वाले को क्या होता है ना, ऋण देने वाले को क्या हो रहा है, इस मुद्रास्फीति में ऋण लेने वाले को फायदा एवं देने वाले को घाटा हो रहा है। अब चीज मेरे ख्याल से आप जो है स्पष्ट रूप से समझ रहे होंगे कि इन्फ्लेशन चैप्टर का महत्व इकोनॉमी में क्या है। अगर इन्फ्लेशन को आप सही से समझ लेंगे तो इकोनॉमी बस इसी के इर्द गिर्द घूम रही होती है, कुछ भी नहीं रटना पड़ेगा। हमने क्या कहा कि अगर आप जुड़ेंगे तो आपको बहुत ही सारा फायदा होने वाला है इकोनॉमी और उत्तराखंड। ये आपका ज्योग्राफी में देखोगे बहुत ही कंफर्टेबल जोन में आ जाओगे कि ऐसी आपको चीजें मिलेंगे। तो सही, ऐसा नहीं कह रहे हैं, मिलती हैं, लेकिन बात यह है कि स्टूडेंट तक वो जो है कैसे पहुंचे और उसको कैसे समझाया जाए, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और वो हम आपको भरपूर प्रयास करेंगे, है ना। और इसका अगर आपको अभी झलक देखने की होगी कि अभी एक मेरा चैनल भी है वो लीग आईएएस करके,
तो लीग आईएएस में मैं क्वेश्चन डालते रहता हूँ प्रीलिम्स के हिसाब से, तो उसको भी आप क्या करिएगा, शेयर हेयर कर देना और उसको जो सब्सक्राइब कर देना, उसमें देखना प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, इसमें टेस्ट लेंगे ही लेंगे, है ना, तो उसमें भी देखिएगा एक बार झलक की कैसी चीजें आ रही है, और वही प्रश्न आपके क्या होते हैं प्रीलिम्स में पुट अप होते हैं। क्लियर है कहानी? अब ये चीज समझ में आ रही होगी, देखो कहां लिंकेज किया, कहां जमाने में क्या हुआ करता था, समझ रहे हैं आप बात को। अब बीमा वाला कह रहा है भैया क्या करो 20 साल, अब यहां देखो उसको भी समझा देते हैं आपको। 20 साल का आपका क्या करा उसने बीमा, उन्होंने कहा 20 साल में आप क्या करिए 5 लाख रुपए जमा कर दीजिए। क्लियर? अब इस 5 लाख में से कह रहा है हम आपको 6.5 लाख रुपए देंगे। कब देंगे? 20 साल बाद। कब देंगे? 20 साल बाद। अब 20 साल में इस 5 लाख की कीमत कितनी होगी? इतनी होगी क्या? 6.5 लाख। यही इकोनॉमी समझाई कितनी होगी। इससे तो ये प्राइस ऑलरेडी हो चुका होगा, इस 5 लाख की कीमत 10 लाख ऑलरेडी हो चुकी होगी, और वो दे कितना रहा है 6.5, या जितना भी दे रहा होगा लगभग वो क्या बढ़ता है आपका उसी रेशियो में बढ़ता है। और यही बीमा कंपनियां क्या करेंगी, इसी राशि को, ध्यान समझेगा, ये बैंकों का कार्य भी होता है और बीमा कंपनियों का भी होता है। ये आपको भाई इस 5 लाख का 6.5 या मान के चले 10 लाख कहा हमने, हम 10 लाख देंगे आपको, तो 10 लाख आपको देगा कहां से? ये क्या करते हैं, दुनिया जहां गए इसको क्या कर देंगे, निवेश कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो ये इनका निवेश का तरीका है, आपसे पैसे लिए और कहीं दूसरी जगह इन्होंने क्या किया, इसी 5 लाख से वो आपका 50 लाख कमा लेंगे और आपको 10 लाख रुपए वापस करते हैं। मेरी बात को ध्यान समझेगा, यानी इसी 5 लाख से क्या कहा, या बीमा कंपनियां हो या बैंक हो, अगर आप वहां पैसा जमा कर रहे हैं, क्योंकि बैंक अपने पास तो रखेगा नहीं, उसको आगे निवेश करेगा, ऋण देता रहेगा, फिर इधर से आते रहेंगे, वो वहां निवेश करवा देगा। तो ये तो इन्वेस्टमेंट कर देंगे, आपको 10 लाख रुपए दे देंगे, लेकिन अपना उसका कितना कमाएंगे, 50 या 1 करोड़ कमा सकते हैं। तो ये सिनेरियो इन्फ्लेशन के कारण हो रहा है। तो इन्फ्लेशन क्या कर रहा है, आपको कह रहे हैं कि ऋण देने वाले को घाटा करवा रहा है ये, और ऋण लेने वाले को क्या करवाता है, फायदा। तो इसीलिए देखिएगा जब जैसे ही इन्फ्लेशन होता है, ये इन्फ्लेशन का प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाता है, तो देखिएगा तुरंत बैंक क्या करती है, अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी करना शुरू कर देती है। बैंक क्या करेगी, अपनी ब्याज दरें क्या करती है, लगातार बढ़ानी शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि जो उसने पहले ऋण दे रखा है उसमें उसको घाटा होने वाला है, अब ब्याज बढ़ाएगा ताकि वो पुराने घाटे को क्या कर पाए, बराबर कर। तो एकदम से बैंक भी क्या करेंगे, यानी जैसे ही इन्फ्लेशन होगा तो बैंक अपनी ब्याज दरों को क्या कर देते हैं, बढ़ा। आई बात समझ में यहां तक? तो इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति आपके समझ में आगे होगी जहां तक है। अब आ जाओ, देखो अब देख लेते हैं मुद्रास्फीति के कारक क्या होते हैं या इसके कारण क्या होते हैं। बहुत अच्छे से समझेगा, जल्दीबाजी नहीं है, पहले बेस बना लो। बेस अगर आपका मजबूत हो जाएगा तो आप आगे सही तरीके से चलते जाएंगे। देखो अब है आपका कारक के आधार पर, मुद्रास्फीति, कारक के आधार पर मुद्रा। अब यही पूछ सकता है कि भाई कारक के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकारों को समझाइए, यही प्रश्न बन जाता है लोग। अब बन रहा है आपका प्रश्न, अगर 100 या 150 की तरफ को बन रहा है, कारक के आधार पर, कारक के आधार पर मुद्रास्फीति के, मुद्रास्फीति के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। अब यहां पर आपका 100 या 150 वर्ड का स्कोप मिल चुका है। अब कारक के आधार पर कह रहा है, यह इनका इंपैक्ट भी पूछ सकता है, मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपके सारे आयाम खोल देने होंगे, कृषि पर क्या पड़ेगा, एग्रीकल्चर पर क्या पड़ रहा होगा, इंडस्ट्री पर क्या पड़ रहा होगा, सर्विस सेक्टर में क्या पड़ रहा होगा, लोगों के लिए क्या हो जाएगा, यानी जो सर्विस वाले हैं उनको क्या प्रभाव झेलने पड़ेंगे। अब पहले देखो, पहले कारक देखिए फिर जाके आप उसको स्पष्ट कर पाओगे। तो कारक के आधार पर जो मुद्रास्फीति होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपका मांग जनित मुद्रास्फीति,
डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और दूसरी जो होती है वो होती है लागत जनित, लागत जनित। इसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसको क्या कहा जाता है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और इसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एक क्या है? डिमांड पुल, एक क्या है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मांग जनित मुद्रा स्फीति। और थर्ड होती है आपका संरचनात्मक मुद्रास्फीति, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो संरचनात्मक का मतलब क्या है आपका? स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। तो कारक के आधार पर अगर मुद्रास्फीति की बात करेगा तो वो क्या होती है आपकी? तीन प्रकार की, मांग जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति, और थर्ड होता है आपका कौन सा? संरचनात्मक मुद्रास्फीति यानी स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। अब ये कैसे उत्पन्न होती हैं, इनकी हमको क्या करनी है? चर्चा करनी है। तो आज हम मांग जनित को देखो डिस्कस कर देते हैं, समय इसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास भी होने वाली है शायद। तो पहले मांग जनित की बात कर लेते हैं। देखो, मांग जनित मुद्रा स्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब मांग जनित मुद्रास्फीति ध्यान समझेगा, यह है किसी भी अर्थव्यवस्था में, यह है किसी भी अर्थव्यवस्था में मांग में बढ़ोतरी के कारण, मांग में बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न होती है। मांग में बढ़ोतरी। अब मांग में बढ़ोतरी किन कारणों से हो सकती है? मांग में बढ़ोतरी का एक ही लेना देना होता है। मांग कब बढ़ती है? मांग का सीधे सीधे लेना होता है इससे, इससे किससे? आय से। आय में बढ़ोतरी। आय का मतलब क्या है? लोगों के पास क्या हो जाए? पैसा आ जाए, है ना। अब पैसा कैसे आ जाए? अभी मान के चलिए मेरे पास पैसा नहीं है, अब आप सोचेंगे सर दे देंगे। मान के चलिए अभी आपको जो है क्लास जो है ज्वाइन कर रहे हुए हैं आप, और मैं आया, उन्होंने कहा लो आपको जो है 5 लाख रुपए दे देगा, और ऐसे दे दिए मैंने 5 लाख रुपए आपको, वापस भी नहीं करने को कहा। मैंने कहा चलो 5 लाख रुपए दिए। अब आप सोचिए क्या करेंगे? आप पढ़ाई करेंगे या सीधे दौड़ लगेगी? जो जो ड्रीम आपके हो रहे होंगे, उन्होंने कहा यार क्या था वो पहला, आजकल आईफोन जल्दी चल रहा है, उन्होंने कहा पहले आईफोन प्रो 17 ले आता हूँ 1 लाख का, है ना। फिर देखा कि ये चीज, तो तुरंत आप क्या कीजिए? मांग को जन्म देना शुरू कर दी। यानी किसी कारण से अगर आय में बढ़ोतरी होती है तो मांग क्या होती है? स्वतः बढ़ जाएगी। यानी मांग बढ़ने का पीछे एक ही कॉज है, वो है पैसा। पैसा का मतलब है आय। किसी भी कारण से अगर आय में आपकी क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई है, तो उसमें क्या होगी? मांग में बढ़ोतरी। अब जो मांग बढ़ी है, इस बढ़ी हुई मांग की सही समय पर क्या करे हैं? बढ़ी हुई मांग की सही समय पर आपूर्ति ना हो पाए, तो इसे ही मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। समझ गए क्या कहा? मांग। अब आय किसके कारण बढ़ सकती है? आय देखो, पहली चीज भाई अतिरिक्त रोजगार मिल रहे हूं। क्या मिल रहे हूं? अतिरिक्त रोजगार के स्रोत हूं, रोजगार के स्रोत, यानी रोजगार बहुत ज्यादा है। दूसरा क्या करें हैं? बैंकों से ऋण सस्ते ब्याज दर पर उपलब्ध हो, सस्ते ब्याज दर पर।
अब देखो बैंकों ने भी क्या कर रखा है, ब्याज दर कम करके हम करेंगे भाई आप ऋण ले लो, उन्होंने कहा 100 ले जाओ, आप क्या करना 101 रुपए वापस करना, तो ज्यादा से ज्यादा ऋण लेंगे। और ज्यादा से ज्यादा ऋण क्यों लेगा, कुछ ना कुछ उसकी मांग होगी तभी तो ऋण ले रहा होगा, किसी भी पर्पज से ले रहा हो। और सरकार भी क्या करे, कल्याणकारी योजनाओं में खर्च करे, क्या करे, कल्याणकारी वेलफेयर स्कीम में, योजना में खर्च। तो देखो अतिरिक्त रोजगार जनरेट करवाए, बैंकों से क्या करे, सस्ते दर पर क्या करें, ब्याज की जो है ऋण मिले आपको, और कल्याणकारी योजनाओं में भी सरकार क्या कर रही है, अर्थव्यवस्था में पैसा बहा रही। अब इसका मतलब क्या होता है, जो ये आय, इसको कहते हैं यहाँ इकोनॉमी की टर्म में इसको कहा जाता है तरलता, कि तरलता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। आय का लेना देना इकोनॉमी में क्या कहलाता है, तरलता, लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी जितनी ज्यादा होगी तो उसके पीछे मांग हमने क्या कहा था, उतनी बढ़ जाएगी। तो मांग भी क्या होती है, स्वतः बढ़नी शुरू। अब आय में हमने क्या कहा, बढ़ी हुई मांग की सही समय पर आपूर्ति ना हो पाए तो उसको हम क्या कह रहे हैं, मांग जनित मुद्रास्फीति। अब ध्यान से समझिए, आय में बढ़ोतरी किस कारण, अतिरिक्त रोजगार, बैंकों से सस्ते ब्याज दर पर ऋण, कल्याणकारी योजना में सरकार भी क्या करे, खर्च बढ़ाए, यानी बजट के माध्यम से जो पढ़ा था, देखो अब आ गया ये बजट में सरकार किस में खर्च करती है, राजस्व व्यय, पढ़ेंगे आगे, राजस्व व्यय और पूंजीगत क्या कर रही है, व्यय को बढ़ा दे, ये तो कहा था। अब ये राजस्व व्यय क्या होते हैं, पूंजीगत व्यय क्या होते हैं, ये बजट में टर्म आएंगे तो वहां पर हम इन चीजों को क्या करेंगे और स्पष्ट कर देंगे। लेकिन ये दिखाना चाह रहे हैं आपको कि इन्फ्लेशन का लिंकेज पूरे इकोनॉमी से कैसे, तो वही देखा जाए। अगर जो है इन्फ्लेशन ज्यादा है तो सरकार अपनी कटौती को क्या करेगी, कम करना पड़ेगा। आरबीआई भी अपनी मौद्रिक नीतियों के माध्यम से क्या करेगी, ऋण को क्या करेगी, महंगा करेगी। तो मौद्रिक नीतियां, बजट सब लेना देना किससे है, इन्फ्लेशन। तो ये बड़ा खर्च। अब इसके कारण अर्थव्यवस्था में क्या करें, तरलता बढ़ गई। तरलता का मतलब क्या हुआ, आय बढ़ गई, और आय के बाद वो क्या करेगा, मांग करना शुरू कर देगा। अब मान के चलो देखो, अब हमने क्या कहा था, दो चीजें अर्थव्यवस्था में घूम रही होती है, मांग एवं आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई, मांग एवं आपूर्ति। अब मान के चलिए देखो, मांग है कितने की, 20 की, और ये मांग किसके कारण बढ़ी, आय में बढ़ोतरी हुई। देखो अभी हमने क्या कहा था भाई, 5-5 लाख रुपए जो है सारे स्टूडेंट को दे दें, और आप जो है एक शॉप में चले गए 5-5 लाख रुपए लेके, और उन्होंने कहा लाओ है आईफोन 13 या 14 जो भी प्रो लेना चाह रहे हैं, 17 लेना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा लाओ फोन लाओ। अब वहां 3 फोन पड़े हों, अब मांग है 20 की और फोन कितने पड़े हुए हैं, 10। अब देखो जो बढ़ी हुई मांग है इसकी सही समय पर आपूर्ति ना हो पाए तो ऐसे में क्या होंगे, रेट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। यही तो होता है। देखिएगा सीजन में टमाटर जो है जब बल्क में जो है उत्पादन होता है तो उस समय रेट स्वतः क्या हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं। और जब आउट ऑफ सीजन होता है तो यानी मांग करने वाले बहुत लोग हैं लेकिन उत्पादन है नहीं उस चीज का, तो उसका क्या होता है, रेट बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं मांग जनित मुद्रा। अब भारत में मांग जनित मुद्रास्फीति होगी, प्रीलिम्स से ये पूछता है, देखो जो मैंने यहां पर आपका क्लासिफिकेशन कर रखा है कौन सा, ये कारक के आधार पर मुद्रास्फीति, ये लिख देगा या तो एक टर्म उठा लेगा, मत को उठा लेगा जिस पर चल रही होगी। जैसे आपका मान के चलिए टमाटर पर चल, तो इनमें से पूछ लेगा। आपका मांग गणित है, पढ़ा है अभी, बिल्कुल है, क्योंकि बिना टमाटर की जब आप मांग कर रहे होंगे तभी तो कृषक उत्पादन कर रहा होगा। अगर आप मांग ही नहीं करोगे तो उत्पादन थोड़ा ही करेगा। अब मांग ज्यादा हो जाए और उत्पादन कम हो जाए तो रेट बढ़े। तो भारत में एक मैं जनरली मोटा माटा बता दे रहा हूं, अगर आपसे कोई भी मत में पूछ रहा होगा तो तीनों इन्फ्लेशन होते हैं, कोई भी आइटम पूछ ले। और बाकी दोनों को हम क्या करेंगे, कल वाली क्लास में इन दोनों को भी जो है पहले समझेंगे, किस किस को, लागत जनित एंड स्ट्रक्चरल। तो आप खुद ही जो है निर्णय में आ जाएंगे कि भारत में कौन कौन सी मुद्रास्फीति देखने को मिलती है और विकसित देशों में कौन सी मिलती है और विकासशील देशों की समस्या इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्या है। क्यों मांग जनित क्यों कह रहे हैं भाई, भारत जो है विकासशील है। विकासशील देश में क्या होंगे, रोजगार के अतिरिक्त स्रोत जनरेट होंगे क्योंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, रोड बन रही है, बांध बन रहे हैं, इंडस्ट्री लगानी है, इनको लोगों को क्या करना है, अतिरिक्त रोजगार देना। जब लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो उनके ड्रीम होते हैं, और ड्रीम आपका भी होगा, चाहे आप अभी कम जरूरतों के हिसाब से चल रहे होंगे। जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी, एसडीएम बन जाओगे तो स्कॉर्पियो गाड़ियां बंगला बनाने का ड्रीम होगा ना, पैसा आएगा तो डिमांड करना शुरू कर दोगे, और डिमांड करोगे तो पीछे से इन्फ्लेशन भी पीछे साथ में आएगा। अब पीछे से इन्फ्लेशन एक निश्चित दर तक आ रहा है तो इससे क्या होता है कि देखो वस्तुओं एवं सेवाओं के
अंतिम मूल्य को उस देश का क्या कहा जाता है? जीडीपी। अब जहां वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन ज्यादा हो रहा होगा उस देश की आर्थिक समृद्धि उतनी बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई मांग जनित इन्फ्लेशन होना चाहिए। अगर होगा तो मांग होगी तो उसके पीछे अब ये उत्पादन करेंगे ना। देखो जो यहां हमने अभी आपको समझाया, ये मांग 20 की है, ये 10 ही है, तो अभी 10 अतिरिक्त उत्पादन करने का प्रयास करेगा ना। अब 10 की जो है उत्पादन बढ़ जाएगा तो जीडीपी भी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ेगी तो एनएनपी भी बढ़ेगा, एनएनपी बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, और राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगा। तो ये था आज आपका टेलर, किसका? इकोनॉमी का। और पिक्चर कल से और शार्प स्पष्ट होते जाएंगे। अब उन बिंदुओं को हम आपको कैसे कनेक्ट करेंगे तो कल से आप जो है आगे की चर्चा कल से रखेंगे। ठीक है, शेयर यार करता करो, मजा लो, और जो है जो भी बच्चे हैं एडमिशन लेने वाले उनको एडमिशन अपने साथ वालों से बताइए कि आप ले लीजिए। ठीक है, अब समय सही है। तो यहां तक कोई डाउट है? डाउट है तो आप बताइए, मैं आपका कमेंट ले लेता हूं। जीडीपी, योगिता जी, जीडीपी सब लेना देना वही है। तो आज आपका कोई डाउट नहीं है, आज अच्छा लगा। ऐसे अगर आप जुड़ेंगे तो देखो क्लासों का क्या है ना, ऑनलाइन में यही है। कल मैंने क्लास ली थी लेकिन जो है फिर मैं आधे में चला गया था क्योंकि आप लोग जुड़े नहीं। आज सारे के सारे बच्चे जुड़ गए तो अच्छा, इससे जो है मुझे जो है प्रेरित हुआ कि भाई मैंने कहा क्लास ले ली जाए। और अब ऐसे